न्याय दिलाने का काम किया। मैंने आधार कार्ड बनाया, 8 से 10 हजार आधार कार्ड बगैर पैसों को बनाया। लाखों रुपए का जो है तो रोड का काम मैंने जेब से किया हूँ। मेरे अखराजात, मेरे खर्चे से जो है तो भीख मांग कर लाया हूँ। मेरे बच्चों से पैसे लिया हूँ, तमाम रिश्तेदारों से पैसे लाकर जो है तो मैंने रोडों के काम गरीबों के किया हूँ। तो तब वो काम है। जबकि कोई पद पर आ जाऊंगा मैं, तो जनता मेरे से वाकई में जो है तो उन्होंने सोचना कि वाकई में ये पद ताकत मिलने के बाद ये आदमी किस काम करता है। क्या लगता है आपको पिछले 10 सालों के अंदर शहर का विकास कैसा हुआ? क्योंकि 5 साल पहले आमदार थे खासदार माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, फिर उसके बाद खासदार बने, तो इनके कार्यकाल में काम कैसा रहा? और तुम अगर आमदार बनते हैं तो आप कैसा काम करेंगे? देखो, पहली बात तो मैंने पहले कहा कि मुझे किसी के बारे में टिप्पणी करना नहीं है। किसने क्या किया ये जनता बेहतर जानती है। ये जनता के ये जनता की अदालत में मैं छोड़ता हूँ। ये जनता की अदालत फैसला करेगी, ये जनता फैसला करेगी। हम कौन होते पहले? आप मैंने उनके बारे में मैं टिप्पणी कर दूं तो लोग बोलेंगे आपने यानी भाई आप इलेक्शन में खड़े रहे, किसकी उसकी टिप्पणी करेंगे। किसी की टिप्पणी नहीं करना है, ये जनता ने बोलना। ये हमारे जैसे जो है तो सियासतदार अगर से बोलते हैं तो लोगों के अंदर इसका गलत मैसेज जाता है। ये जनता बोलेंगे, ये जनता बोलेंगे, ये जनता बोलेंगे। जनता, मैं बोल रहा हूँ आपको, और जनता जानती है। जनता के मुंह में जबान नहीं है। अरे चौरा पे आप बताओ, एक बात, एक मिसाल, छोटी सी मिसाल देता हूं मैं, एक छोटी सी मिसाल। डॉक्टर गफ्फार कादरी जो है तो महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष थे, मालूम है? पार्टी के अंदर उन्होंने ईमानदारी से काम किया, पार्टी को बढ़ाने का काम किया। और जो अंदरूनी राज थे, जो गुप्त राज थे, उन्होंने छुपा कर रखा है। आपकी मीडिया के माध्यम से बोल रहा है, जनता के अंदर बात भी जाना चाहिए। आप बोल रहे ना भाई कि फलाना आदमी क्या करना, फलाना आदमी क्या कर सकता है, फलाना आदमी क्या कर सकता है। आप बताओ, जब देवेंद्र फडणवीस से जो है तो डायरेक्ट फोन के ऊपर कंटिन्यू आप फोन पे बात करते हैं, कंटिन्यू आपका डिस्कस चलता है, तो इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे क्या राज है? ये डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने ये खोला है। वो भी कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष थे, कुछ छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं थे। हाँ, आज उनको पार्टी से जो तो बेदखल किया जा रहा है। और मैं भी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, अगर से तुम्हारे सच्चे दिल में तुम्हारे ईमान था और मोहब्बत थी जनता से, तमाम जनता से, हिंदू मुस्लिम से, तो जब आपने इससे पहले जो है तो इनका राज को फाश करना चाहिए था। आपने उनका राज फाश करना चाहिए था। आपने पार्टी के अंदर रहकर जो है तो बात को दबाया, और आज पार्टी ने तुम्हारे बाइट किया तो आज जनता के सामने तुम बात ला रहे हो। ये गलत बात है। ये पहले लानी चाहिए था तुमको। अगर से कौम से मोहब्बत थी तो कौम से मोहब्बत थी तुम्हारा, और वाकई में तुमको ये राज वाली बात मालूम थी, तो ये जनता तक लाने तुम्हारी इमेज और जनता के अंदर बढ़ जाती थी। जनता के अंदर तुम्हारी और इमेज बढ़ जाती थी, और जनता के अंदर तुम्हारी, आज जनता तुम्हारी जो तो तुमको चाहने वाली बनती थी। लेकिन आज तुमको जो है तो पार्टी ने बायकॉट करने के बाद तुम जनता का जो तो पोल खोल कर रहे हो, पार्टी का पोल खोल कर रहे हो। ये कौन सी बात हो गई? तो असल मकसद था पहले करने का, जो आज तुम कर रहे हो। तो पब्लिक भी सोचेंगे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इतनी बड़ी राज की बात तुमको मालूम थी, इतना बड़ा तुम्हारा अंदर की जो अंदरूनी जो बात थी, आज जो है तो देवेंद्र फडणवीस से इनकी अंदरूनी क्या बात चलती थी, तुम खोल के बोलो, खोल कर बोलो। बाकी में आज भी जनता तुम्हारी इज्जत करेगी। आज खोल कर बोलो। तुम कौन कौन से मुद्दे पे लड़ने वाले? देखो, बीआरएसपी का जो आज काम है, बड़े बड़े आंदोलन है, गरीबों के मसाइल के लिए इन्होंने लड़ा है। सुने क्या, इन्होंने हक की आवाज उठाई है। ऐसा नहीं है कि भाई फलाना के जो इनको हमको उसका क्रेडिट मिल जाए। इन्होंने क्रेडिट नहीं मिलने की बुनियाद पर तो जनता की आवाज बनकर जो तो उभरी है। हर वक्त देखो, कई तुम देख लो आंदोलन, देख लो कई जगह इनके आंदोलन है। कई बार इन्होंने बड़े बड़े आंदोलन छेले, और उनको न्याय दिलाने का काम करे, इनको हक दिलाने का काम करे। तो ये पार्टी में इसलिए मैंने प्रवेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम 150 सीट लड़ाएंगे, और पूरी ताकत से लड़ाएंगे, और ऐसा लड़ाएंगे कि इंशाअल्लाह यार बिल्कुल कम से कम हम बता तो नहीं सकते, लेकिन बहुत से ज्यादा जो तो हम कैंडिडेट चुन के लाने की कोशिश करेंगे। एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा हमारा विकास, हमारा काम, हमारी जद्दोजहद, ईमानदारी से काम करना, सर्व जाति को लेकर चलना, हिंदू मुस्लिम को लेकर चलना, तमाम जातियों को लेकर चलना। हमारे पास ये नहीं कि फलाना ये फलाना ये फलाना ये, हम जात को बांटने वाले लोग नहीं है। हम सब तमाम जो है तो जाति को लेकर चलने वाले लोग हैं। तमाम हमारी जो तो सेकुलर पार्टी है, तमाम हर धर्म का हमारे अंदर है। ऐसा नहीं कि चलो भाई क्या फलाने धर्म का काम करेंगे और सबको बराबरी का ये तो ये देंगे, हम उनको अधिकार देंगे। पानी का मसला कहीं ना कहीं हल नहीं हुआ अभी तक। इंशाल्लाह ये आप देखो आंदोलन, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर है, आचार संहिता लगने वाली है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद की जनता से, दो मसले हम सबसे ज़्यादा औरंगाबाद शहर के अंदर सॉल्व करने का काम करेंगे। एक लाइट का और पानी का बहुत ज़्यादा मसला औरंगाबाद के अंदर चल रहा है। हमारे पार्टी के बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने बोल रहा हूँ, एक इतना बड़ा आंदोलन रहेगा, एक पानी के बारे में और एक जो तो लाइट के बारे में, और 24 घंटे हम लाइट देने की कोशिश करेंगे। और मैं वादा करता हूं औरंगाबाद की जनता से, इनको तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर हम पानी की जो तो पूरी सुविधा देने के हम हमारी पार्टी की तरफ से जो तो एक आंदोलन छेड़ा जाएगा और जो है तो सरकार को जागरूक किया जाएगा। और तमाम जो है तो ये औरंगाबाद की जनता को पानी से जो है तो बिल्कुल मुक्त, ये जो आज 15-20 दिन के अंदर पानी आ रहा है, 3 दिन में हम वादा करता हूँ 3 दिन में हम पानी दिलाने का काम करेंगे। जगह आप चर्चा सुन रहे हैं कि अब इन्होंने पोल खोल की है, और मीडिया के अंदर हेडलाइन के अंदर भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी ने एमआईएम की पोल खोल की करके। मैं ऐसा नहीं कि चलो मैं मेरी मन की बात कर रहा हूँ, ये मीडिया के अंदर छप चुका है, मीडिया के अंदर आया, कई कम से कम सैकड़ों में मीडिया के अंदर यूट्यूबर के अंदर आपने देखा होगा कि आज डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने जो है तो एमआईएम की पोल खोल की करके। तो पोल खोलने की क्या बात, तो हकीकत बयान किया उन्होंने, पोल खोलने की क्या बात है। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने हकीकत बयान, उनकी जबान पे हकीकत बात आ गई। अभी पार्टी के पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उसके पार्टी में पद पे बने रहने के बावजूद पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने बातें कही है, जो राज उन्होंने खोले हैं, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, आप उनका पक्ष लेंगे? आप कौन थे बेस पे बोल रहे कि आप भी पार्टी में करके, जब पार्टी की इतनी बड़ी पोल खोल हो गई तो पार्टी रख सकती है क्या उनको? आप इतनी बड़ी उन्होंने जो है तो पार्टी की पूरी पोल खोल दी है, और पार्टी हाईकमान कौन से बुनियाद पर लेंगी? तो जनता तो ये सोचेंगे ना, ये डल मटोल लोग है करके, दल बदलू लोग है करके। आप पार्टी जब लेती है फिर से उनको, तो ये समझ लो दल बदलू पार्टी है करके, कि आने वाले राज ना खुल जाए करके। अभी बहुत से राज बाकी है, अभी जो राज है ना वो अभी बहुत बाकी है खुलने के। तो पार्टी इस बुनियाद पर कौन सी बुनियाद पे लेगी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को? और आगे जो है तो ये बुनियाद पर अगर से पार्टी उनको जो है तो फिर से वापस लेती है, तो समझ लो उनके राजदार बहुत छुपे हुए हैं, अभी बाकी पूरे ओपन नहीं हुए। और जिस दिन डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब पार्टी से बाहर हो जाएंगे, पूरा मेरे को तो उम्मीद है कि पूरी पोल खोल वाकई में जो लोग जनता बोलती है, बहुत से लोग बोलते क्या बोलते हैं, ए टीम बे टीम जो बोलते हैं ना, हो सकता है ये राज खुल जाएगा, ये राज खुल जाएगा। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जिस दिन इस्तीफा दे देंगे, तो उस दिन मैं वादा कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, ये बात पूरी चर्चा औरंगाबाद शहर के अंदर क्या महाराष्ट्र में पहुंचना चाहिए कि वाकई में जो है तो लोग जो कहते हैं ना ये ए टीम बे टीम जो है ना, तो वाकई में है तो जनता की भी समझ में आ जाएगा, अच्छा कौन बुरा कौन सच्चा कौन, जो सच्चा काम करने वाला है जनता फिर समझ में आएगा उनके। और अभी भी मैं जनता से बोल रहा हूँ, देखो अभी भी संभलने का वक्त है, वरना वो टेम हो जाएगा जब पछताओ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में पछताना कोई फायदे का नहीं आएगा। जिस दिन हमारे हालात बिगड़ जाएंगे ना, जिस दिन हमारे हालात बिगड़ जाएंगे, तो उस दिन आपकी समझ में आएगा कि पठान साहब जो बोलते थे तड़प के, तो वो हकीकत में वाकई आज जो सामने मंजर नजर आ रहा है। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बट रहे हैं? बिल्कुल, और इसके अंदर बीजेपी की साजिश है? बिल्कुल 100%, 1001% साजिश है, बीजेपी की साजिश है। क्या आज जो है तो फिर से सत्ता, आप बता रहा हूँ मैं, एक पॉइंट की बात दे रहा हूँ, आप सुन लो, सत्ता में लाने सुन लो मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज यूपी के अंदर इलेक्शन हुआ, आपने 100 सीट वहां पे खड़ा करा, कई कैंडिडेट जो है तो 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 के अंदर जो है तो वो कैंडिडेट जो तो गिर गए। तो आज मैं खुला इल्जाम लगा रहा हूं और खुले बात कर रहा हूं चैलेंज के साथ, और किस में अगर से दम है तो मेरे पास कॉलर पे आकर हाथ डाल के देख ले, बताना मेरे को मनगढ़ पकड़ कर पूछना चाहिए मुझे कि आप इल्जाम लगा रहे हो। जब 100 सीट खड़ा कर दिए, आज योगी सरकार वहां पे मौजूद हो गई, आज कई मस्जिद मंदिर, कई जो है तो कई जगह वहां पे जो तो हत्या, कई जो तो बलात्कारा, कई तमाम जैसे देखने को आपको मिल रहा है। ये योगी सरकार के आज महाराष्ट्र के अंदर ये वही चाहते कि फिर से जो है तो यूपी महाराष्ट्र को बनाया जाए, ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को भी यूपी बनाया जाए। तो मेरी पूरी जनता से अदबन गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनंती है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो अभी भी सुधर जाओ। यह गलत फहमी में आप वोट को बंटवारा करोगे और इधर इधर वोट डालोगे, तो यकीन मानो जो यूपी का हाल हुआ है तो महाराष्ट्र को होगा। हमारी सीधी टक्कर किससे? टक्कर की बात नहीं है, मैं मेरे विकास पे लड़ूंगा, मैं मेरी ताकत पे लड़ूंगा। टक्कर वो बात ही छोड़ दो आप, मैं मेरे काम पे लड़ूंगा। किसकी टक्कर है? कौन टक्कर की बात कर रहे हैं आप? आपके साथ में कोई मजबूत तो कोई मजबूत नहीं। मैं मेरे काम में, मेरे जो सोशल वर्क है, मेरी एक्टिविटी के ऊपर और मेरी पार्टी की ताकत पे मैं लड़ने वाला हूं। मैं काम पर लड़ूंगा। ये मनगढ़ंत बातें जो है तो वो फलाना उसकी टिप्पणी करना, वो मुझे नहीं आता है।
मैं लड़ूंगा तो अपने दम पे लड़ूंगा। किसका नाम लेके जो तो मैं उसके नाम लेके लड़ूं? भावी खासदार भी वहाँ से जो है तो खड़े होने वाले हैं। किधर से? माजी खासदार। अरे इम्तियाज जलील साहब मुझे सपोर्ट करने वाले हैं भाई। इम्तियाज जलील साहब मुझे ये बारी को पूर्व से सपोर्ट करने वाले हैं। अभी मैंने उनको यहाँ पे जो तो प्रोग्राम के अंदर बोला, कहा कि तुम्हारा वादा जो तो आज देखो होना चाहिए। हाँ, आपने मुझे सपोर्ट करना चाहिए। पूर्व के अंदर मैंने आपके लिए कुर्बानी दिया हूँ, बहुत बड़ी कुर्बानी दिया हूँ आपके लिए। मैंने छोटी मोटी कुर्बानी नहीं थी, वो लोकसभा का इलेक्शन था, मामूली बात नहीं है। आप इम्तियाज जलील साहब को भी चाहिए, वो मुझे सपोर्ट करें। नहीं करे तो क्या करेंगे? वो खुद वहाँ से खड़े होने वाले हैं। कहाँ से, कौन सी बुनियाद पे खड़ेंगे? और उनको अपनी इज्जत प्यारी होंगी तो औरंगाबाद में उन्होंने खड़े रहना भी नहीं चाहिए। उनको अपनी इज्जत बचाना होंगे तो औरंगाबाद से उन्होंने नाम ही नहीं लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अपने पूर्व मतदार संघ का ही चुनाव क्यों किया? क्योंकि मेरा काम है वहां पे, मेरा काम है पूर्व के अंदर, बहुत सा काम है मेरा। और पूर्व के नहीं, मेरा काम सिटी में क्या पूरे अतराफ में भी है। मैं पूरे महाराष्ट्र लेवल पे काम करता हूँ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम किया मैंने। कई जगह जो भुसावल, धुलिया, जो तो इधर अमरावती, ऐसे कई फिसादात के अंदर हमने जो तो लोगों को जो न्याय दिलाने का काम किया। पूर्व जो है तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अतुल सावे जी की सीधी टक्कर उन अभी जो नए नए जो उम्मीदवार है, नए नए जो चेहरे हैं, उनसे भी उनके वोट कट सकते हैं। जैसे कि कौन अतुल सावे? शिक्षणाधिकारी जो है कौन अतुल सावे? शिक्षणाधिकारी जो है कुलकर्णी साहब, वो भी अभी पूर्व से बैठ गए हैं वहाँ पे उम्मीदवारी लेने। कौन अतुल सावे? हम तो पहचान नहीं, अभी आज तक हमने नाम भी नहीं सुना अभी पूर्व के अंदर रहने के बाद भी। पूर्व के आमदार अब हमको तो पता नहीं भाई, आप पूछ रहे हैं, आप तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। अभी तक तो हमको मालूम नहीं कि हमारे पूर्व का आमदार कौन है करके, आज तक तो हमने देखी नहीं है। अरे भाई, जब आमदार होता है तो एक ही जाति का थोड़ी होता है, सारे समाज को लेके चलता है। क्या ये नहीं सोचता कि भाई मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिए होंगे, हमको दलित ने वोट नहीं दिए होंगे, हमको जो दूसरी जाति के लोगों ने वोट नहीं दिए, हमको सब मराठा समाज ने वोट दिए, ये नहीं रहता आमदार। आमदार जो है तो चुन के आने के बाद कहता है कि ऐलान, अल्लाह ऐलान करता है वो कि मैं सर्व जाति का जो तो आमदार है, मैं सबका काम करूंगा, और ऐलान करता है कि सब मेरे लिए आओ, जो भी आपकी समस्या होती है उसको बोलते हैं आमदार। हाल ही में टीवी सेंटर पे कैलाश शिल्प में उन्होंने दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम लिया था, जिसमें सभी धर्म के दिव्यांग शामिल थे। उनको उन्होंने अस्थि जो रहते हैं वाटप किया था, उन्होंने किट वाटप किया था, व्हील चेयर वगैरह, हियरिंग, ऐसे उन्होंने एक भव्य दिव्य कार्यक्रम लिया। तो एक जात पात के बेसिस पे, विकास के नाम पे उन्होंने दिव्यांगों के लिए काम किया। मैं एक डायलॉग बोलता है एक फिल्म का, आप सुन लीजिए। धर्मात्मा पिक्चर देखे आपने? सुना होगा धर्मात्मा पिक्चर का, है ना? उसमें फिरोज खान का बाप जो है तो विलन रहता है, तो फिरोज खान कहता है इसको, देखो बेटा, पिताजी ये काम छोड़ दीजिए आप, ये गलत काम है। तो उसको डायलॉग क्या बोलता है, सुने क्या? मैंने हजारों घर आबाद किया है बोले, मैंने कई यानी चंद गरीबों का घर आबाद किया बोले। क्या बोलता है उनको डायलॉग? चंद गरीबों घर। तो फिरोज खान उधर से डायलॉग कहता है, पिताजी चंद घर गरीबों के आबाद करने से आप धर्मात्मा नहीं बन गए। चंद घर गरीबों के आबाद करके आप धर्मात्मा नहीं बन गए। हजारों घर उजाड़ कर जो है तो आप चंद घर गरीबों के जो है तो उजाड़ कर जो है तो आप धर्मात्मा नहीं बन गए। हजारों तो घर उजाड़ दिए आपने, और चंद गरीबों के घर आबाद करने से आप क्या धर्मात्मा बन गए? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सबको लेके चलना पड़ता है। चंद लोगों को आपने बांट दिया, हो गया आपकी आमदारी। अब इतने बड़े आमदार होने के बाद, हाँ, इतने बड़े मंत्री थे आप, हाँ, क्या किया आपने? बोले एक किट वापस लाए। किट तो मामूली कार्यकर्ता बांटता है। अरे हमारे पास के जो कार्यकर्ता देख लो आप, वो कार्यकर्ता ने कई हजारों किट बांटे, वो आप देख लो उसको खेल के इतिहास खोल के। हमारे महल्ले के लोगों ने जो तो कार्यकर्ता ने किट बांटे, एक आमदार होने के बाद आप बोले क्या भाई उन्हें किट वाटप किया? हा? ये कौन सी बात होगी? गवाह है अपने पास। ठीक है, ओके। वो गरीबों की मदद भी किया जाएगी, उनको रोजी रोटी का सवाल है, उनको जो है तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। और बेवा को हर महीने जो है तो तकरीबन जो भी हमारे सरकार से हमारी ताकत, हम लड़ेंगे, हमारी टीम लड़ेगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। और मैं अभी कुछ एक थोड़ा सा ऐलान कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को जो है तो मैं घरकुल का भी जो तो अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला हूँ। जो मेरे पास आया था, मैं तो वादा तो नहीं करता हूँ कि मैं 500,000 लोग को दूंगा। जितने मेरे पास घरकुल के जो मेरे पास आएंगे तो उनको मैं वादा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनको पूरी मैं कोशिश जो है तो इलेक्शन के बाद, मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ये पार्टियां के लोग, ये जो नेता लोग आश्वासन देते हैं, मैं वादा कर रहा हूँ। महानगर पालिका के प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसी योजना के? हाँ, उसी योजना के बारे में। और संजय गांधी निराधार योजना जो कि शासन की है, श्रावण बाढ़ योजना जो है,
उसके ऊपर क्या आप देखो बातें तमाम जो है तो सियासत के अंदर लोग कहते हैं कि भाई बाइट के अंदर जो है तो पठान साहब ने जो है तो आश्वासन दे के तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बातें होती रहती है, तमाम बातें आती है कि भाई आश्वासन, अरे इलेक्शन आन करीब है तो यही बातें होती रहती है। मैं आश्वासन नहीं दे रहा, लेकिन मैं करके बताऊंगा। इस बार आप फॉर्म तो पीछे नहीं लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वादा है जनता से, मैं एक अपील कर रहा हूँ। मैं पूरी ताकत से, हमारी टीम हमारे साथ में है और टीम के साथ में हम मजबूती के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे और चुन के आने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और महाराष्ट्र से भी जो है तो हम कुछ ना कुछ सीट बिल्कुल चुन के लाएंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि हम 150 सीट चुन के लाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ हम पूरे दौरे रहेंगे और पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ में जो तो हमारी पार्टी काम करेंगी और पूरे महाराष्ट्र के अंदर करेंगी और तमाम जाति को लेकर चलने का काम करेंगी। के बारे को पूर्वों से हमको सपोर्ट करने वाले हैं। अभी फिलहाल तो हम नदी के नहीं, वो बाद में जो सियासी प्लेटफॉर्म बना रही है सर अपन ये मुद्दे के ऊपर आए हुए जिस दिन सियासत है तो एड़ी चोटी का जोर लगा ये बारे को हम विधानसभा संदर्भात सियासत अभी राजनीति बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने काल औरंगाबाद शहरामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आणि बहुजन नायक मान्यवर कांशीरामजी यांच्या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं मोठा कार्यक्रम पार पडला। त्याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या बरोबरच नागपूर या ठिकाणी देखील पक्षाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये मोठी जनसभा त्या ठिकाणी झाली। त्या जनसभेमध्ये आदरणीय माने साहेबांनी महाराष्ट्रात बीआरएसपी जवळपास 150 जागा लढेल अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी त्यांनी जाहीर केलेलं आहे। म्हणून बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ज्या ज्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या विधानसभेमध्ये मजबूत आहे, जिथं आमचं संघटन आहे, जिथं आमचं काम आहे, अशा जवळपास 150 ठिकाणी मजबूतीने महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आम्ही या रणधुमाळीमध्ये उतरणार आहोत। आमचे निवडणुकीचे मुद्दे अनेक आहेत। गेल्या 9-10 वर्षापासून आम्ही इथला शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, इथला बेरोजगार असेल, इथला कामगार असेल, इथला छोटा छोटा व्यापारी असेल, इथला दलित असेल, इथला मुस्लिम असेल, इथला आदिवासी ओबीसी असेल, इथल्या प्रत्येक जाती धर्मातल्या घटकातल्या माणसाला शेवटपर्यंत त्याला न्याय देण्यासाठी आणि सगळ्या जाती धर्मातल्या लोकांना सोबत घेऊन या देशातल्या आणि या वंचित घटकाला, या राज्यातल्या वंचित घटकाला एक मूल प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी काम करणार आहोत। महाराष्ट्रामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे, देशामध्येही भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे। नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांनी या महाराष्ट्राला यांचं रक्त पिऊन या महाराष्ट्राला इतकं पोकळ केलेलं आहे की महाराष्ट्र सध्या बर्बादीच्या रस्त्यावर चाललेला आहे। आणि भारतीय जनता पार्टी RSS ची ही जी मूळ विचारधारा आहे ही या देशातल्या बहुजन विरोधी आहे, इथल्या मुस्लिमांच्या विरोधातली आहे, इथल्या दलितांच्या विरोधातली, इथल्या आदिवासींच्या विरोधातली आहे। आणि म्हणून या महाराष्ट्रातून भारतीय जनता पार्टीला हद्दपार करणं हे आमचं मुख्य लक्ष्य आहे। म्हणून येणाऱ्या विधानसभेमध्ये औरंगाबाद शहराच्या पूर्व विधानसभेमधून आमचे साहेब खान पठाणजी यांनी पक्षाकडे उमेदवारी अर्ज या ठिकाणी भरलेला आहे आणि काही दिवसातच पक्षाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेब यांची अधिकृत उमेदवारीची घोषणा करतील आणि बीआरएसपी पूर्व विधानसभेमधून सगळ्या जाती धर्मातल्या लोकांना घेऊन साहेब खान पठाण यांचं गेल्या 35 ते 40 वर्षामध्ये समाजामध्ये अत्यंत मोठं काम आहे। त्यांनी त्यांच्या 40 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये अनेक जाती धर्मातल्या लोकांना दिवस रात्र मदत करून, मग ती पोलीस स्टेशन असेल, घाटी असेल, कुठलंही काम असेल, शेतकरी शेतमजूर प्रत्येक घटकातल्या माणसाला त्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलन मोर्चे करून, वैयक्तिक मदत करून त्यांनी त्या ठिकाणी लोकांना मदत केलेली आहे। म्हणून त्यांचा चेहरा पूर्व विधानसभेमध्ये अत्यंत शुभ्र पद्धतीचा आहे, नावाजलेला आहे। त्यांचं काम मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे बीआरएसपी या ठिकाणी त्यांना संधी देत आहे। दलित समाजाबरोबरच मुस्लिम समाजही त्यांच्या पाठीशी मोठा उभा आहे आणि इतर जातीतला समाजही फार मोठ्या ताकदीने उभा आहे। म्हणून येणाऱ्या विधानसभेमध्ये बीआरएसपी धमाका केल्याशिवाय राहणार नाही आणि नक्कीच मी असा या ठिकाणी शब्द देतो की साहेब खान पठाण येणाऱ्या पूर्व विधानसभेमधून ते ठिकाणी बीआरएसपीचे पहिले आमदार राहतील आणि या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये ते त्यांच्या वाणीच्या माध्यमातून, त्यांच्या कामाच्या माध्यमातून ते धुमाकूळ करतील असा मला विश्वास आहे। छत्रपती संभाजीनगरमधून तुम्ही किती उमेदवार? संभाजीनगरमध्ये आपण 9ची 9 विधानसभा लढण्याची तयारी करत आहोत। जवळपास 5 ते 6 उमेदवार या ठिकाणी आमचे तयार आहेत।
येणारे उमेदवार नक्कीच आम्ही येणाऱ्या 2-4 दिवसामध्ये ते जाहीर करू. धन्यवाद.